बिल्कुल। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जिसे कोई भी व्यक्ति हर दिन अनुभव करता है, दिन में कई बार, लेकिन शायद ही कभी इसके पीछे के असली विज्ञान पर हम ध्यान देते हैं। हाँ, क्योंकि वो सब हमारे शरीर के अंदर चल रहा होता है। बिल्कुल। आज हम मानव शरीर रचना, हमारी ग्रंथियों और पाचन की पूरी कार्यप्रणाली की गहराई में उतरने वाले हैं। आज की इस चर्चा का जो मिशन है वो ये समझना है कि जो खाना हम रोज इतने मजे से खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर किस तरह एक विशाल और जटिल रासायनिक कारखाने से होकर गुजरता है। एक बहुत ही सटीक कारखाना। सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, मानव पाचन तंत्र के विस्तृत नोट्स, उनसे पता चलता है कि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। एक छोटे से लेकिन चौंकाने वाले तथ्य के साथ शुरुआत करते हैं। मानव की जो आहार नाल होती है, यानी मुख गुहा से लेकर गुदा तक का पूरा रास्ता, वो कुल 9 मीटर या 30 फुट लंबी होती है। 30 फुट? हाँ, 30 फुट। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह 30 फुट लंबी संरचना केवल एक साधारण पाइप या पानी की नली जैसी बिल्कुल नहीं है। ये अंगों का एक अत्यंत समन्वित नेटवर्क है जो बिना किसी सचेत प्रयास के, मतलब पूरी तरह से अपने आप काम करता है। एक तरह की ऑटोमेटेड मशीनरी। बिल्कुल। और इस यात्रा की शुरुआत होती है मुख गुहा से, जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। तो अक्सर जो लोग सोचते हैं कि पाचन पेट में होता है, वो पूरी तरह सच नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पाचन की प्रक्रिया तो मुंह से ही शुरू हो जाती है, और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी लार ग्रंथियों का है, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स। हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा था कि 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। जी, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो हमारे कानों के ठीक नीचे होती है। फिर आती है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्रंथि, जो जबड़े के पास होती है शायद। सही कहा, ऊपरी और निचले जबड़े के जंक्शन पर। और तीसरी जो सबसे छोटी है वो है सबलिंगुअल ग्रंथि, यह जीभ के बिल्कुल नीचे होती है। भला हो सकता है ये ग्रंथियां प्रतिदिन आधा से लेकर 1 लीटर तक लार बनाती हैं। 1 लीटर? हाँ, और इसमें से लगभग 50% लार केवल वो पैरोटिड ग्रंथि ही बनाती है, जिसका पीएच स्तर 6.8 होता है। यानी हल्का सा अम्लीय, स्लाइटली एसिडिक। बिल्कुल। और इसी पैरोटिड ग्रंथि से जुड़ी एक बहुत रोचक बात है। अक्सर बच्चों में कान के नीचे सूजन आ जाती है, जिसे मम्स या कंड रोग कहते हैं। हाँ, वो इसी ग्रंथि में वायरस के संक्रमण की वजह से होता है। तो ये जो 1 लीटर लार बन रही है, ये पाचन कैसे शुरू करती है? देखिए, लार में एक खास एंजाइम होता है, टायलिन, जिसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि स्टार्च, तो ये टायलिन उसे माल्टोज में बदल देता है। मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है, प्रोटीन या वसा का नहीं। सही। और जब खाना लार के साथ मिलकर एक चिकना पेस्ट बन जाता है, तो उसे बोलस कहते हैं। बोलस। और इस बोलस को बनाने के लिए दांतों की जो भूमिका है वो भी बहुत अहम है। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हाँ, कृंतक, रदनक, अद्रचवर्णक और चवर्णक। अगर हम दंत सूत्रों का विश्लेषण करें, यानी डेंटल फॉर्मूला, तो एक वयस्क का सूत्र 2-1-2-3/2-1-2-3 होता है। 2-1-2-3 मतलब 1/4 जबड़े में 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, कुल मिलाकर 32 स्थायी दांत। लेकिन बच्चों में ये अलग होता है। बिल्कुल, बच्चों का सूत्र 2-1-0-2/2-1-0-2 होता है। उनके कुल 20 दूध के दांत होते हैं, उनमें प्रीमोलर नहीं होते। और 16 वर्ष के बच्चे का सूत्र 2-1-2-2/2-1-2-2 होता है, मतलब 28 दांत। हाँ, क्योंकि जो अंतिम मोलर है, जिसे अक्लेदाड़ या विजडम टूथ कहते हैं, वो 16 वर्ष के बाद ही आती है। और इन दांतों की जो संरचना है वो सच में कमाल है। दांत का जो इनेमल है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हड्डियों से भी ज्यादा कठोर। हाँ, क्योंकि ये 96% अकार्बनिक तत्वों से बना होता है। इसके नीचे डेंटिन होता है जो दांत का 69% भाग बनाता है, और फिर सीमेंटिंग लेयर होती है। दांतों के साथ साथ जीभ का भी बहुत बड़ा काम है। जीभ सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, ये एक पेशीय संरचना है जिस पर बहुत सारे छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें पैपिला कहते हैं। हाँ, 600 से अधिक। और एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि इनमें से फिलीफॉर्म अंकुरों में स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बर्ड्स होती ही नहीं है। अच्छा, तो फिर स्वाद कहाँ से आता है? बाकी के अंकुरों से, जैसे जीभ के आगे वाले हिस्से में मीठा, किनारों पर नमकीन और खट्टा, और सबसे पीछे कड़वा स्वाद महसूस होता है। और मुंह की छत, जिसे हम तालू या पैलेट कहते हैं, बिल्कुल। उसके भी 2 हिस्से होते हैं। बिल्कुल,
एक कठोर तालु जिसमें अनुप्रस्थ दरारें होती हैं जो खाने को पकड़ने में मदद करती हैं, और पीछे की तरफ कोमल तालु जिसका अंतिम भाग उवुला कहलाता है। वो जो गले में छोटा सा लटकता हुआ हिस्सा दिखता है। हाँ, वही। तो मुंह का काम पूरा होने के बाद खाना ग्रसनी यानी फेरिंग्स में जाता है, जो कि पाचन और श्वसन तंत्र दोनों का एक साझा मार्ग है। अब यहाँ सवाल उठता है कि खाना सांस की नली में क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहाँ एपिग्लॉटिस होता है। बिल्कुल, वो एक ढक्कन की तरह खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है और खाना सीधे ग्रसिका यानी ओसोफेगस में चला जाता है। और जहाँ तक मुझे पता है, ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता। सही कहा, वो बस एक लंबी नली है जो बोलस को आमाशय यानी पेट तक पहुंचाती है। आमाशय, जो एक जे आकार की संरचना है। स्रोत के अनुसार इसके 4 भाग होते हैं: कार्डियाट, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो आमाशय का अंदरूनी माहौल बहुत ही खतरनाक होता है। खतरनाक? हाँ, क्योंकि वहां जठर रस या गैस्ट्रिक जूस होता है जिसका पीएच 1 से 2 होता है। बाप रे, 1 pH, ये तो प्रबल अम्लीय है, हाईली एसिडिक। बिल्कुल, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के कारण होता है। तो ये इतना तेज एसिड आमाशय को खुद क्यों नहीं जला देता? क्योंकि आमाशय की दीवारों पर म्यूकस की एक मोटी परत होती है जो उसे बचाती है। और इस HCl का काम क्या है? इसका मुख्य काम है निष्क्रिय एंजाइमों को जगाना, जैसे पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में बदलना। और रेनिन तो दूध के प्रोटीन यानी केसीन को पचाता है ना? एकदम सही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आमाशय में केवल प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल नहीं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही रुक जाता है और फिर आंतों में शुरू होता है। और आमाशय में पचने के बाद जो खाना अब एक अम्लीय पेस्ट बन चुका है उसे काइम कहते हैं। काइम? मुंह में बोलस और पेट में काइम। वैसे एक अतिरिक्त जानकारी है जो मुझे बहुत रोचक लगी, जुगाली करने वाले जानवरों का पेट। अच्छा, रूमिनेंट एनिमल्स। हाँ, उनका आमाशय 4 कक्षों वाला होता है जिसे कंपाउंड स्टमक कहते हैं। रुमेन, रेटिक्यूलम, ओमेसम और एबोमेसम। हाँ, वो घास पचाने के लिए होता है। लेकिन हम इंसानों पर वापस आएं तो अब वो काइम आमाशय से निकलकर छोटी आंत की तरफ बढ़ता है। लेकिन सीधे नहीं, यहाँ शरीर की सबसे बड़ी बायोलॉजिकल लैब अपना काम शुरू करती है, यकृत यानी लिवर। लिवर सच में एक लैब है? इसके काम बहुत सारे हैं। जैसे कि पित्त रस या बाइल जूस बनाना। हाँ, और यूरिया का निर्माण करना जिसे ऑर्निथीन चक्र कहते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के साथ ही आयरन का भंडारण करना। और रक्त का थक्का जमाने वाले कारक भी तो बनाता है। बिल्कुल, प्रोथ्रोम्बिन जो विटामिन के की उपस्थिति में बनता है। और सबसे जरूरी काम, विषाहरण या डिटॉक्सिफिकेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जीवन शैली से इसका सीधा जुड़ाव है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक अल्कोहल लेता है तो यकृत में फैट जमा होने लगता है जिसे फैटी लिवर कहते हैं। हाँ, और फिर वो धीरे धीरे लिवर सिरोसिस बन जाता है जो बहुत खतरनाक है। इसीलिए लिवर का ध्यान रखना जरूरी है। अब अगर पित्त रस पर वापस आएं तो इसका पीएच 8.3 होता है, यानी हल्का क्षारीय, क्योंकि आमाशय से आया हुआ खाना बहुत अम्लीय था। सही कहा। और सबसे अजीब बात यह है कि इस पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होते। कोई एंजाइम नहीं? तो फिर वो पाचन कैसे करता है? इसमें पित्त वर्णक होते हैं जैसे पीला बिलीरुबिन और हरा बिलीवेरिडिन, और पित्त लवण होते हैं। ये वसा का पायसीकरण करते हैं, मतलब फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, एमल्सिफिकेशन। और ये पित्तरस पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। बिल्कुल। और लिवर के साथ ही एक और अंग है, अग्नाशय या पैंक्रियास। इसका रस भी क्षारीय होता है ना, पीएच 7.8 से 8.3 के बीच। हाँ, और इसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज और लाइपेज जैसे बहुत शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो आगे का पाचन करते हैं। तो अब ये सारा मिश्रण पहुंचता है मुख्य कार्य क्षेत्र में, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो नाम से छोटी है लेकिन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, 3 से 5 मीटर लंबी। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहिणी यानी डोडेनम, जेजनम और इलियम। और सबसे ज्यादा पाचन ग्रहिणी में ही होता है क्योंकि वहीं पर पित्त रस और अग्नाशय रस खाने से मिलते हैं। और यहाँ खाने का नाम फिर बदल जाता है, अब इसे काइल कहते हैं। सही कहा। और मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन जेजनम में जाकर होता है, जहाँ ब्रूनर्स ग्रंथियां और लिबर कोहन की दरारें होती हैं। हाँ, जो आंतरीय रस या सकस एंटेरिकस स्रावित करती हैं। इसका पीएच भी 7.8 से 8.3 होता है। अब पाचन तो हो गया,
लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चमत्कार इसके बाद शुरू होता है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। यहाँ का गणित सच में चौंकाने वाला है। बिल्कुल। स्रोत में एक तथ्य है कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण करने के लिए सतह का क्षेत्रफल 600 गुना तक बढ़ जाता है। 600 गुना। ये प्रकृति की बेहतरीन इंजीनियरिंग है। मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। हाँ प्लीज। देखिए, आंत की दीवारों में अनुदैर्ध्य वलन होते हैं, जिनसे क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ता है। फिर उन वलनों पर रसांकुर या विली होते हैं जो उसे 10 गुना और बढ़ाते हैं। मतलब 30 गुना हो गया। हाँ, और फिर उन विली के ऊपर भी सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाए होते हैं जो क्षेत्रफल को 20 गुना और बढ़ा देते हैं। तो कुल मिलाकर 3 गुना 10 गुना 20, 600 गुना। ये सच में कमाल है। और अवशोषण हर जगह अलग अलग होता है। जैसे मुख गुहा में कुछ दवाओं का अवशोषण हो जाता है, और आमाशय में अल्कोहल, जल और विटामिन B12 का। लेकिन भोजन का अधिकांश और पूर्ण अवशोषण इसी छोटी आंत में होता है। और जो बच जाता है वो बड़ी आंत में जाता है, जिसके सीकम, कोलोन और रेक्टम हिस्से होते हैं। हाँ, और बड़ी आंत में मुख्य रूप से केवल जल का अधिकतम अवशोषण होता है, पाचन नहीं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस लंबी यात्रा को देखें तो मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हुई, आमाशय के उस प्रचंड अम्लीय माहौल में प्रोटीन टूटा, लिवर और अग्नाशय का वो सटीक रासायनिक हस्तक्षेप हुआ, और अंत में छोटी आंत की उस 600 गुना बड़ी सतह ने ऊर्जा को सोख लिया। एक परफेक्ट सिस्टम। बिल्कुल। ये एहसास कराता है कि हर बार जब हम बस एक निवाला खाते हैं तो हमारा शरीर कितनी जटिल और सटीक इंजीनियरिंग का काम कर रहा होता है। सही कहा। आज के इन सभी स्रोतों से हमने देखा कि भोजन कैसे एक लंबी नली से गुजरता है। लेकिन एक दिलचस्प बात सोचने वाली ये है। क्या? देखिए, हमारी आहार नाल दोनों सिरों से खुली हुई एक निरंतर नली है, मुंह से लेकर गुदा तक। हाँ, ये तो है। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो जो खाना हम खाते हैं वो तब तक हमारे शरीर के अंदर होता ही नहीं है जब तक कि वो छोटी आंत के उन रसांकुरों यानी विली की सूक्ष्म दीवारों को पार करके हमारे रक्त प्रवाह में शामिल नहीं हो जाता। अरे! हाँ, उससे पहले वो बस हमारे शरीर के बीच से गुजरने वाले एक बाहरी रास्ते में यात्रा कर रहा होता है, एक खुली हुई टनल की तरह। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब खाना हमारे भीतर होकर भी तकनीकी रूप से बाहरी है जब तक खून में न मिल जाए। बिल्कुल। सच में ये बहुत ही विचारोत्तेजक और गहरा नजरिया है। एक बेहतरीन विचार इस चर्चा को खत्म करने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और शरीर की इस अद्भुत कार्यप्रणाली को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।